एक साइंटिस्ट जो मौत को हराने के जुनून में मरे हुए शरीरों के टुकड़ों से एक इंसान बनाने की कोशिश करता है। सालों की मेहनत के बाद उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और वो एक मृत शरीर में फिर से जान डाल देता है। लेकिन जैसे ही वो क्रीचर जिंदा होता है, साइंटिस्ट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक शैतान खड़ा होता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे खत्म करना नामुमकिन था। न उम्र उसका कुछ बिगाड़ सकती थी, न मौत उसे छू सकती थी, जो कभी नहीं मर सकता। अमरता का यही वरदान धीरे धीरे उसके लिए श्राप बन जाता है। दुनिया से नफरत मिलने के बाद उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है, और फिर जो वो इंसानों के साथ करता है वो बेहद डरावना होता है। साल 1857 दुनिया के सबसे खतरनाक और जमे हुए इलाके नॉर्थ पोल में एक विशाल जहाज बर्फ के समंदर के बीच फंसा खड़ा होता है। चारों तरफ सिर्फ सफेद मौत जैसी खामोशी, और उसी जहाज का कप्तान एडवर्ड ब्लेक अपने क्रू के साथ बर्फ तोड़ने में लगा होता है। उसका सपना है नॉर्थ पोल तक पहुंचना, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि कई लोग हार मान लेते हैं। खुद कप्तान के पैरों की उंगलियां ठंड से सड़ने लगी होती हैं, लेकिन उसका जुनून कम नहीं होता। कुछ देर आराम करने के लिए वो जहाज के अंदर जाता है। तभी अचानक दूर कहीं जोरदार धमाका सुनाई देता है। कप्तान तुरंत दूरबीन उठाता है और बर्फीले मैदान के बीच जलती हुई आग देखता है। वो अपने कुछ आदमियों और जहाज के डॉक्टर को लेकर वहां पहुंचता है। पास जाकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक कैंप पूरी तरह तबाह पड़ा होता है। टेंट जल रहा होता है, जमीन पर हर तरफ खून फैला होता है, और बीच में एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा होता है। उसका हाथ बुरी तरह कुचला हुआ होता है और पैर टूट चुका होता है। जब डॉक्टर उसका जूता निकालता है तो पता चलता है कि उसका एक पैर नकली धातु का बना है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू ही करता है कि तभी दूर बर्फीले अंधेरे से एक ऐसी चीख सुनाई देती है जो ना इंसान की लगती है और ना किसी जानवर की। आवाज गूंजती है, गिव हिम बैक टू मी। पूरा माहौल डर से जम जाता है। कप्तान तुरंत आदेश देता है कि घायल आदमी को जहाज पर ले जाओ, लेकिन तभी बर्फ के बीच एक विशाल साया खड़ा हो जाता है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक क्रीचर होता है। सैनिक उस पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो पागलों की तरह उन पर टूट पड़ता है और लोगों को ऐसे मारता है जैसे खिलौने हों। जहाज पर चीख पुकार मच जाती है। तभी क्रू का एक अफसर अपनी भारी ट्रिपल बैरल गन निकालता है और क्रीचर पर फायर कर देता है। जोरदार धमाके से वो पीछे गिरता है। उसी वक्त कप्तान बर्फ पर गोली चलाता है। बर्फ टूट जाती है और क्रीचर सीधे जम चुके समंदर में गिर जाता है। सबको लगता है कि अब वो खत्म हो चुका है, लेकिन जहाज पर पड़ा घायल आदमी कांपती आवाज में कहता है, वो मर नहीं सकता, वो वापस आएगा। कप्तान हैरान होकर पूछता है कि आखिर वो दानव उसके पीछे क्यों पड़ा है और उसे बनाया किसने है। तभी वो आदमी धीरे से कहता है, क्योंकि उसे मैंने बनाया था। मेरा नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। ये सुनते ही जहाज पर सन्नाटा छा जाता है, और यहीं से शुरू होती है उस इंसान और उसके बनाए हुए राक्षस की असली कहानी। विक्टर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए सबको अपने बचपन में ले जाता है। एक बड़ी और शाही हवेली, ब्लैकवुड मैनर। बाहर से वो जगह किसी सपनों के घर जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर विक्टर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसकी माँ हेलिना बेहद शांत और प्यार करने वाली औरत थी, जो हमेशा अपने बेटे को खुश रखने की कोशिश करती थी। लेकिन उसके पिता कॉनराड ब्लैकवुड एक बेहद सख्त सर्जन थे। पूरे शहर में लोग उनकी इज्जत करते थे, मगर अपने बेटे के लिए उनके पास कभी प्यार नहीं था। बचपन से ही विक्टर को बाकी बच्चों की तरह खेलने नहीं दिया जाता। कॉनराड उसे घंटों मेडिकल किताबों के सामने बैठाकर इंसानी शरीर के बारे में पढ़ाते रहते। कौन सी आर्टरी कहाँ जाती है, दिल कितनी ताकत से धड़कता है, मौत के बाद शरीर कितनी देर तक गर्म रहता है। अगर विक्टर कोई जवाब गलत दे देता तो उसके पिता उसे बुरी तरह डांटते, कभी कभी डंडे से मारते भी। धीरे धीरे पढ़ाई उसके लिए नॉलेज नहीं बल्कि डर बन जाती है। लेकिन उसकी दुनिया तब पूरी तरह टूट जाती है जब उसकी माँ अचानक बीमार पड़ जाती है। एक शाम वो विक्टर के साथ हंसते हुए बात कर रही होती है, तभी अचानक उसकी सांसें बिगड़ने लगती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। कॉनराड पूरी कोशिश करता है, दवाइयाँ, सर्जरी, हर तरीका अपनाता है, लेकिन वो अपनी ही पत्नी को नहीं बचा पाता। उस रात विक्टर पहली बार मौत को इतनी करीब से देखता है। अपनी माँ की लाश के सामने खड़ा वो अंदर से पूरी तरह बदल जाता है। माँ की मौत के बाद घर का माहौल और ठंडा हो जाता है। उसके पिता अब छोटे बेटे हेनरी पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जबकि विक्टर से लगभग नफरत करने लगते हैं। विक्टर के मन में धीरे धीरे ये बात बैठ जाती है कि उसके पिता ने उसकी माँ को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की। यही सोच उसके अंदर जहर की तरह फैलने लगती है। फिर एक दिन वो खुद से कसम खाता है, मैं मौत को हराऊंगा, मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो लोगों को वापस जिंदगी दे सके, और एक दिन अपने पिता से भी आगे निकल जाऊंगा। लेकिन किस्मत उसे और अंधेरे में धकेल देती है। कुछ समय बाद उसके पिता की भी अचानक मौत हो जाती है। अब उस बड़े घर में सिर्फ विक्टर और उसका छोटा भाई बचते हैं। पैसों की हालत खराब होने लगती है,
इसलिए विक्टर मजबूरी में अपने छोटे भाई को रिश्तेदारों के पास भेज देता है और खुद लंदन की एक बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर शहर छोड़ देता है। सीन प्रेजेंट में आता है। कहानी सुनाते सुनाते विक्टर अचानक चुप हो जाता है। तभी उसी वक्त दूर जमा हुआ समंदर जोर से दरखता है और बर्फीले पानी के अंदर से एक विशाल हाथ धीरे धीरे बाहर निकलता है। क्रीचर अभी भी जिंदा था, पर विक्टर और क्रू को इसकी भनक तक नहीं थी। अपनी धुन में मस्त विक्टर अपनी लाइफ की कहानी सुनाए जा रहा था। कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां एडिनबर्ग की मेडिकल कॉलेज में विक्टर का नाम एक ब्रांड बन चुका था। कुछ उसे गॉड लेवल जीनियस मानते थे तो कुछ के लिए वो सरासर साइको था। एक दिन खचाखच भरे लेक्चर हॉल में विक्टर हाथ में एक रेड बॉल लेकर स्टेज पर उतरा। उसने बॉल हवा में उछाली, लाइफ, फिर उसे गिरने दिया, डेथ। उसने सीधे शब्दों में कहा कि डॉक्टर का काम सिर्फ मरहम पट्टी करना नहीं बल्कि मौत को जिंदा करे ऐसा होना चाहिए। ये सुनकर कुछ प्रोफेसर्स के होश उड़ गए, वहीं कुछ को उसका विजन क्रांतिकारी लगा। तभी विक्टर ने सस्पेंस खत्म करते हुए पर्दा हटाया। सामने एक ऐसी बॉडी थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अलग अलग लाशों के अंगों को जोड़कर बनाया गया एक डरावना कोलाज। हॉल में चीख पुकार मच गई, पर विक्टर ने बिना रुके मशीनें ऑन कर दी। जैसे ही बिजली की लहर उस बेजान बॉडी में दौड़ी, उस बेजान हाथ में हरकत हुई और उसने गिरती हुई बॉल को कैच कर लिया। ये मैजिक नहीं, खौफ था। स्टूडेंट्स भागने लगे, लोग प्रे करने लगे, पर विक्टर की आंखों में एक अलग ही लेवल का जुनून था। उसने चिल्लाकर कहा, यही फ्यूचर है। लेकिन उसके इस पागलपन को देखकर मेडिकल वर्ल्ड ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के खिलाफ था। लेकिन इसी भीड़ में एक बंदा था जो विक्टर का फैन हो गया, हेनरिक हारलैंडर। हारलैंडर एक रईस हथियार डीलर था जो दिखने में तो जेंटलमैन था, पर अंदर से विक्टर से भी ज्यादा डार्क। उसने विक्टर को अपनी सीक्रेट हवेली पर बुलाया, जो अजीबो गरीब आर्ट और बॉडी मॉडल से भरी थी। हारलैंडर ने उसे एक प्राचीन एनाटॉमिकल टेबल दिखाई, जिसमें शरीर का वो गुप्त हिस्सा मार्क था जो लाइफ एनर्जी स्टोर कर सकता था। विक्टर की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर थी। हारलैंडर ने उसे अनलिमिटेड पैसा और लैब ऑफर की। बस एक शर्त थी, वक्त आने पर विक्टर को उसका कर्ज चुकाना होगा। विक्टर ने बिना सोचे डील लॉक कर दी। इसी बीच विक्टर अपने भाई विलियम और उसकी मंगेतर एलिजाबेथ से मिला। एलिजाबेथ असल में हारलैंडर की बेटी थी, लेकिन वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। विक्टर को पता था कि वो उसके भाई की होने वाली पत्नी है, फिर भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। पर एलिजाबेथ उसके पागलपन से इंप्रेस होने के बजाय उससे डरती थी। डिनर पर जब विक्टर ने डेथ को हराने की बड़ी बड़ी बातें की, तो एलिजाबेथ ने उसे आईना दिखाते हुए कहा कि विनाशकारी आइडियाज दुनिया तबाह कर देते हैं। पहली बार किसी ने विक्टर को चैलेंज किया था और यही बात उसे एलिजाबेथ का दीवाना बना रही थी। पर विक्टर अब पूरी तरह से विलेन मोड में जा चुका था। उसका इंसानी हिस्सा मर रहा था और उसकी जगह ले रहा था एक ऐसा ऑब्सेशन जो जल्द ही एक तबाही को जन्म देने वाला था। विक्टर अब दिन रात केमिस्ट्री और बिजली के साथ खौफनाक एक्सपेरिमेंट करने लगा। वो अंधेरी रातों में कब्रिस्तान से लाशें लाता और उन्हें जोड़कर एक नया वजूद तैयार करता। उसका दिमाग अब पूरी तरह अनस्टेबल हो चुका था। फिर आई वो तूफानी रात। विक्टर हारलैंडर के कमरे में गया तो देखा कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है और मौत के करीब है। हारलैंडर ने अपना असली कार्ड खेला और विक्टर को वादा याद दिलाया। उसने कहा, अगर तुम लाश जिंदा कर सकते हो तो मुझे भी एक नई बॉडी दे सकते हो। विक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि हारलैंडर का शरीर अंदर से सड़ चुका था और उस पर एक्सपेरिमेंट करना नामुमकिन था। हारलैंडर आग बबूला हो गया और उसने वो कीमती सिल्वर रॉड नीचे फेंकने की धमकी दी, जिसके बिना विक्टर का मिशन अधूरा था। दोनों के बीच हाथापाई हुई और हारलैंडर का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरकर खत्म हो गया। विक्टर के पास शोक मनाने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत मशीनें चालू की और उस जायंट बॉडी को बिजली के झटके दिए। आसमान से गिरी बिजली सीधे उस शरीर में उतरी, पर कोई हलचल नहीं हुई। विक्टर को लगा कि उसका सारा हार्डवर्क पानी में मिल गया। वो टूटकर बिस्तर पर गिर गया और खुद को कोसते हुए सो गया। नींद में उसे एक अजीब और डरावना सपना आया, पर जैसे ही उसकी आंख खुली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके ठीक सामने वही भयानक क्रिएचर खड़ा था जिसे उसने अपनी सनक से जिंदा किया था। विक्टर का पागलपन रंग लाया और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। वो क्रिएचर अब एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह था। सब कुछ फ्रेश, एक नई लाइफ और एकदम कोरी सोच। विक्टर ने खिड़की खोलकर उसे पहली बार सूरज की रोशनी से मिलवाया, उसे आग और पानी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए। अपनी इस क्रिएशन को देखकर विक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर वो क्रिएचर सिर्फ एक ही शब्द जानता था, विक्टर। कई दिन बीत गए। विक्टर ने उसे दुनिया की हर चीज सिखाने की कोशिश की, पर उस क्रिएचर की जुबान से विक्टर के अलावा कुछ और नहीं निकलता
मिलता था। धीरे धीरे विक्टर का एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगा। उसे लगा कि उसने जो चाहा था ये वो नहीं है। वो उस पर चिल्लाने लगा और टॉर्चर करने लगा। इसी बीच विक्टर का भाई विलियम और एलिजाबेथ वहां पहुंच गए। एलिजाबेथ ने अपने डैड हारलैंडर के बारे में पूछा, पर विक्टर ने झूठ बोल दिया कि वो अकेला है और हारलैंडर जल्द ही वापस आ जाएंगे। इसके बाद विक्टर विलियम को अंदर ले गया, पर तभी एलिजाबेथ ने महल के अंदर से किसी के करहाने की आवाज सुनी। जब वो वहां पहुंची तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि विक्टर ने उस क्रिएचर को बेतहाशा पीटा था। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे। जैसे ही उनकी नजरें मिली, क्रिएचर एलिजाबेथ की तरफ खिंचने लगा। उन दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन था, जैसे वे रूहानी तौर पर एक दूसरे को सदियों से जानते हो। तभी विक्टर वहां आ गया और उसने क्रिएचर को एलिजाबेथ से दूर रहने की वार्निंग दी। विक्टर का बिहेवियर अब पूरी तरह से टॉक्सिक और वायलेंट हो चुका था। इसके बाद एलिजाबेथ छिप छिप कर वहां आने लगी और उस क्रिएचर के साथ उसका एक गहरा बॉन्ड बन गया। एक दिन विक्टर फिर वहां आया और क्रिएचर को नए ऑर्डर्स देने लगा। उसे कुछ नया बोलने के लिए फोर्स करने लगा। जब क्रिएचर उसकी बातें नहीं समझ पाया तो विक्टर का पारा चढ़ गया और वो उसे फिर से पीटने लगा। इस बार क्रिएचर को भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी सुपर ह्यूमन पावर से लोहे के सरिये को कागज की तरह मोड़ दिया। ये देखकर विक्टर डर गया और उसे लगा कि उसने एक रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बना दिया है। उसने अपनी इस गलती को मिटाने का फैसला किया। उसने विलियम को सब सच बता दिया कि कैसे हारलैंडर की मौत हुई। उसने विलियम को वार्न किया कि यहाँ रहना सेफ नहीं है और उसे वहां से तुरंत जाने को कहा। विलियम एलिजाबेथ को लेकर निकल गया, लेकिन एलिजाबेथ को लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इधर विक्टर ने पूरे महल में आग लगा दी और उस क्रिएचर को जलने के लिए अकेला छोड़ दिया। वो महल से बाहर निकल आया, जबकि अंदर से क्रिएचर विक्टर विक्टर चिल्लाकर मदद मांग रहा था। उस बेगुनाह की चीखें सुनकर विक्टर का दिल पसीज गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसे बचाने के लिए वापस अंदर भागा। पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और विक्टर का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। वो वहीं गिर गया, पर तभी विलियम ने वहां पहुंचकर अपने भाई को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। कहानी फ्लैशबैक से निकलकर वापस प्रेजेंट में लौटती है। सन्नाटे को चीरती हुई कुछ अजीब आवाजें सुनकर कैप्टन दरवाजा खोलता है, पर तभी वो क्रीचर बिजली की फुर्ती से उस पर अटैक कर देता है। कैप्टन खौफ में चिल्लाता है, तुम सच में एक दानव हो। विक्टर ने तुम्हारे बारे में जो भी कहा तुमने उसे सच साबित कर दिया। मलिक का नाम सुनते ही वो क्रीचर अचानक रुक जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तुमने मेरे बनाने वाले की कहानी तो सुन ली, अब जरा मेरी कहानी भी सुन लो। कहानी फिर उसी दहकते हुए महल पर पहुंचती है। आग की लपटों के बीच वो क्रीचर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर पानी में तैरते एक पत्ते पर पड़ी, जो एक टनल के रास्ते बाहर निकल रहा था। जीने की उम्मीद मिलते ही उसने अपनी ताकत से बेड़ियों को तोड़ दिया और उसी सुरंग से होते हुए नदी में छलांग लगा दी। जब उसे होश आया तो वो एक वीरान इलाके में खुद को बिल्कुल अकेला और लावारिस महसूस कर रहा था। भटकते हुए वो एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे कुछ पुराने कपड़े मिले। वहां उसने एक हिरन को बेरीज खिलाई और खुद भी खाई। उसे लग रहा था कि दुनिया खूबसूरत है, पर तभी कुछ शिकारियों ने उसे अजीब जानवर समझकर गोलियां चला दी। जख्मी हालत में वो वहां से भागा और उन्हीं शिकारियों के घर के पीछे वाले हिस्से में छिप गया। वहां उसे एक बुजुर्ग शख्स मिला जो एक छोटी बच्ची को पढ़ाता था। उन्हें छिपकर देखते देखते वो क्रीचर अब धीरे धीरे शब्दों और भाषा को डिकोड करने लगा था। उसने देखा कि वे लोग भेड़ियों से अपनी भेड़ों को बचाने के लिए लकड़ी की बाड़ फेंस बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। वे लोग बहुत थके हुए थे, पर अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे दंग रह गए। सारा काम फिनिश हो चुका था। क्रीचर ने रातों रात उनकी मेहनत आसान कर दी थी। उन लोगों को लगा कि ये किसी पवित्र आत्मा का चमत्कार है और उन्होंने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। ये देखकर क्रीचर को पहली बार लगा कि वो भी किसी के काम आ सकता है। पर कुछ दिन बाद वहां भेड़ियों ने हमला कर दिया। जैसे ही भेड़ें मरने लगीं, शिकारियों ने बिना सोचे समझे गोलियों से भेड़ियों को भून दिया। ये देखकर क्रीचर को लाइफ का सबसे बड़ा सबक मिला कि इंसान अपनी सर्वाइवल के लिए किसी की भी जान ले सकता है। कुछ समय बाद शिकारी शहर चले गए, पर वो बुजुर्ग वहीं रुक गया क्योंकि वो उस पवित्र आत्मा से पर्सनली मिलना चाहता था। उनके जाते ही क्रीचर उस बुजुर्ग के सामने आया। वो समझदार इंसान तुरंत पहचान गया कि यही वो नेक रूह है जिसने उनकी मदद की थी। दोनों के बीच एक गहरी बॉन्डिंग और दोस्ती हो गई। उस बुजुर्ग में उसे किताबें पढ़ाई और दुनिया के तौर तरीके समझाए। एक दिन क्रीचर ने इमोशनल होकर पूछा, आखिर मैं कौन हूँ? मेरा पास्ट क्या है? मुझे बस एक ही धुंधला सा नाम याद आता है, विक्टर। उस बुजुर्ग ने उसे गाइड करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी पहचान ढूंढनी है तो तुम्हें अपनी तलाश उसी विक्टर नाम से शुरू करनी होगी। वो पक्रीचर उसी मनहूस हवेली की ओर वापस रुख करता है जहां से उसका वजूद शुरू हुआ था। मलबे और धूल के बीच उसे कुछ जले हुए दस्तावेज मिलते हैं। वैज्ञानिक नोट्स,
जिन्हें पढ़कर उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो कोई कुदरती इंसान नहीं बल्कि लावारिस लाशों के अंगों को जोड़कर बनाया गया एक खौफनाक एक्सपेरिमेंट है। वहीं उसे एक लेटर मिलता है जिस पर विलियम का पता लिखा था। अपनी हकीकत जानकर वो भारी मन से उस बुजुर्ग के पास लौटता है, पर वहां का सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जंगली भेड़ियों ने उस बेसहारे बूढ़े को घेर रखा था। वो प्राणी बिना डरे उन पर टूट पड़ता है और इतनी बेरहमी से उन्हें चीरता है कि खौफ के मारे भेड़िए दुम दबाकर भाग जाते हैं। मरते हुए बुजुर्ग ने जब उससे पूछा कि क्या उसे अपनी पहचान मिल गई, तो उसने तड़प कर कहा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि लाशों के टुकड़ों से बना एक हैवान है। लेकिन बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम कोई हैवान नहीं हो बल्कि एक नेक दिल इंसान हो और मेरे अजीज दोस्त भी। इतना कहकर बुजुर्ग की सांसें थम जाती हैं। तभी वहां शिकारी आ धमकते हैं और अपने पिता को मरा देख उस क्रीचर को ही विलन मान लेते हैं। वे उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। पहले तो वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर बार बार होने वाले वार उसे गुस्से से पागल कर देते हैं और वो एक शिकारी को मौत की नींद सुला देता है। ये खौफनाक मंजर देख बाकी शिकारी लोग पीछे हट जाते हैं और क्रीचर भी वहां से चला जाता है। उसके जख्म कुदरती तौर पर भरने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से चली एक और गोली उसे धराशायी कर देती है। कई दिनों बाद जब उसे होश आता है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिक हील हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटें तो ठीक हो चुकी थी, पर उस बुजुर्ग को खोने के बाद वो अंदर से बिल्कुल अकेला और खोखला महसूस करने लगता है। इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए वो एक दिन सीधा विक्टर के पास पहुंचता है और डिमांड करता है कि उसके लिए भी उसी की तरह एक और हमसफर बनाई जाए। विक्टर एक और मॉन्स्टर को जन्म देने से साफ इनकार कर देता है, जिससे चिढ़कर वो क्रीचर विक्टर पर हमला बोल देता है। ठीक उसी वक्त एलिजाबेथ वहां आती है, जो असल में उस प्राणी की सादगी से प्यार करने लगी थी। विक्टर उसे खत्म करने के लिए बंदूक तानकर ट्रिगर दबा देता है, मगर उसे बचाने के चक्कर में एलिजाबेथ गोली के सामने आ जाती है और उसकी जान चली जाती है। तभी विलियम वहां पहुंचता है और अपनी पत्नी को बेजान देख उसे लगता है कि ये सब उस क्रीचर ने किया है। वो उस पर हमला करता है, पर वो क्रीचर उसे दूर फेंक देता है और सिर पर गहरी चोट लगने के कारण विलियम की भी लगभग मौत हो जाती है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए विलियम विक्टर से कहता है, असली हैवान ये क्रीचर नहीं बल्कि तुम हो भाई। तुम्हारे इसी पागलपन ने सब कुछ राख कर दिया। इतना कहते ही विलियम की सांसें थम जाती हैं, जिसके बाद विक्टर के सिर पर खून सवार हो जाता है और वो उस क्रिएचर को खत्म करने की ठान लेता है। वो उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी गुफा में जा पहुंचता है, पर एलिजाबेथ की मौत से क्रिएचर भी आग बबूला था। वो पलटकर विक्टर पर हमला करता है, उसकी नाक तोड़ देता है और उसे बेतहाशा दर्द देता है। विक्टर तड़पते हुए कहता है, मुझे जान से मार डालो और ये किस्सा यहीं खत्म करो। लेकिन क्रिएचर उसे जान से मारने के बजाय अधमरी हालत में छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब विक्टर की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, उस क्रिएचर का अंत। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, पर विक्टर ने हार नहीं मानी। वो एक दुकान से शॉटगन खरीदता है और उसकी तलाश में जुटा रहता है। एक दिन जब विक्टर अपने टेंट में आराम कर रहा होता है, तभी क्रिएचर वहां आ धमकता है। जैसे ही क्रिएचर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, विक्टर शॉटगन से उसका हाथ उड़ा देता है। विक्टर उसे डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश करता है, पर क्रिएचर निडर होकर उस डायनामाइट को हाथ में थाम लेता है। वो विक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज मुझे खत्म कर देगी तो शौक से मार दो, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो अगली बारी मेरी होगी। धमाका होता है, क्रिएचर के चीथड़े उड़ जाते हैं, पर उसके शरीर में घाव भरने की गजब की शक्ति थी और कुछ ही देर में वो फिर से खड़ा हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर कैप्टन और उसके साथी वहां पहुंचते हैं और अधमरे विक्टर को बचाकर जहाज पर ले जाते हैं। ये वही सीन है जहां से कहानी शुरू हुई थी। अब सीन वर्तमान प्रेजेंट्स में आता है, जहां क्रिएचर कैप्टन को अपनी कहानी सुना रहा था। फिर वो विक्टर से अपना दर्द बयां करता है। वो कहता है, तुमने ये जिंदगी मुझ पर जबरदस्ती थोपी है। मैं अपने दुखों से भागने के लिए मर भी नहीं सकता। मैं बार बार मरता हूं और फिर जी उठता हूं। मेरी पूरी लाइफ बस दर्द और अकेलेपन का एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बनकर रह गई है। क्रिएचर की ये रूह कपा देने वाली दास्तां सुनकर विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे गहरा पछतावा होता है और वो रोते हुए उससे माफी मांगता है। विक्टर उसे पहली बार अपना बेटा कहकर उसके सिर पर हाथ रखता है। क्रिएचर को सुकून मिलता है, क्योंकि पहली बार उसके मेकर ने उसे धुतकारने के बजाय प्यार दिया था। वो विक्टर को माफ कर देता है और इसी सुकून के साथ विक्टर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। अपने मालिक को आखिरी विदाई देकर क्रिएचर जहाज से बाहर निकलता है और अपनी ताकत से कैप्टन के फंसे हुए जहाज को बर्फ की जकड़ से आजाद कर देता है। कैप्टन ये सब देखकर मुस्कुराता है और नॉर्थ पोल जाने का अपना इरादा बदल देता है। उसने इस पूरी कहानी से ये सबक सीखा कि इंसान की जिद कभी कभी पूरी दुनिया के लिए तबाही ला सकती है। कैप्टन सबको वापस घर चलने का हुक्म देता है और जहाज पर मौजूद हर शख्स खुशी से झूम उठता है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें वो क्रिएचर दिखता है जो डूबते सूरज की लाल रोशनी को महसूस कर रहा है, जैसे उसके दिल का सारा बोझ उतर गया हो। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एक ऐसी कहानी जहां असली राक्षस वो नहीं था जिसे विक्टर ने बनाया, बल्कि वो इंसान था जिसने भगवान बनने की कोशिश की। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था,
वो अपने घमंड, अपनी जिद और मौत को हराने की सनक का शिकार बन चुका था। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे डरावनी बात इसका मॉन्स्टर नहीं, बल्कि ये सच है कि इंसान जब अपनी लिमिट्स भूल जाता है तो वो खुद अपने हाथों अपनी बर्बादी पैदा कर देता है। और बर्फीले अंधेरे में जहां विक्टर की कहानी खत्म हुई, वहीं कहीं वो क्रीचर आज भी जिंदा है, अकेला, टूटा हुआ। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो।